अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है डेट इज़ अबाउट द मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के मैकेनिज़्म के बारे में है और यह क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 में है। तो सबसे पहले हम ब्रीथिंग की डिफ़ाइन देखते हैं कि ब्रीथिंग को हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। तो हम कहते हैं कि टेकिंग इन एंड लेटिंग आउट ऑफ एयर इज़ कॉल्ड ब्रीथिंग। हवा को जिस्म के अंदर ले जाने और हवा को जिस्म से बाहर निकालने के अमल को हम ब्रीथिंग कहते हैं। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि इट इज़ जस्ट द एक्ट ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। ये हवा को बॉडी के अंदर ले जाने और हवा को बॉडी से बाहर निकालने का अमल है ब्रीथिंग जो है। तो इन दोनों का सेम मतलब है। इसके बाद हमने ब्रीथिंग को डिवाइड किया है टू फेसेस में, एक इंस्पायरेशन है और दूसरा एक्सपायरेशन है। तो जब हम हवा को अपने बॉडी के अंदर ले जाते हैं तो इस फेस को हम इंस्पायरेशन कहते हैं। इंस्पायरेशन दैट इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। टेकिंग इन ऑफ एयर इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। और जब हम हवा को बॉडी से बाहर निकाल रहे होते हैं तो इसको हम एक्सपायरेशन कहते हैं। द लेटिंग आउट ऑफ एयर इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। और ये दो पेसेस जो है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ये कंटिन्यूसली आफ्टर वन अनदर होते रहते हैं। इंस्पायरेशन के बाद एक्सपायरेशन होगी और एक्सपायरेशन के बाद इंस्पायरेशन होगी और इस तरह मुसलसल होता रहता है। तो अब अगर हम देख लें कि जब इंसान दुनिया में आया तो इसने जो पहला सांस लिया था आया वो इंस्पायरेशन था और एक्सपायरेशन। तो हम कहते हैं द फर्स्ट ब्रीथ ऑफ ह्यूमन इन द वर्ल्ड इज इंस्पायरेशन। इंसान का जो पहला सांस था दुनिया में वो इंस्पायरेशन था। और जब इंसान फोत होता है तो उसकी जो आखिरी ब्रीथ होती है वो भी इंस्पायरेशन होती है। द लास्ट ब्रीथ ऑफ ह्यूमन इन द वर्ल्ड इज आल्सो इंस्पायरेशन। तो इसके अलावा आप ये दो बातें जहन नशीन करा ले, एक ये और एक ये कि जब एयर एंटर्स द लंग्स, के जब हवा लंग्स में दाखिल होगी तो क्या होगा, प्रेशर वो लो होगा। प्रेशर इन द लंग्स में प्रेशर लो होगा और आउटसाइड जो प्रेशर है ये हाई होगा। और जब हवा लंग्स से बाहर निकलेगी तो प्रेशर जो है लंग्स में प्रेशर हाई होगा और आउटसाइड जो प्रेशर है वो कम होगा। आउटसाइड जो प्रेशर है वो कम होगा। तो अब हमने जो दो टर्म्स पढ़े इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, इन दोनों को डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के हवाले से जो एग्ज़ाम के हवाले से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपसे इस तरह का पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। अगर हम इसको डिफरेंस फॉर्म में एक्सप्लेन करें तो इंशाल्लाह आप दोनों तरह का क्वेश्चन लिख सकेंगे। तो इंस्पायरेशन क्या है? बेसिकली इंस्पायरेशन टेकिंग इन ऑफ एयर है, हवा को बॉडी के अंदर ले जाने का अमल है। और इसे हम दूसरा नाम देते हैं इनहेलेशन। इनहेलेशन भी हम इसे कह सकते हैं। इट इज़ द टेकिंग इन ऑफ एयर। ये बेसिकली टेकिंग इन ऑफ एयर है, टेकिंग इन ऑफ एयर, इन ऑफ एयर, हवा को बॉडी के अंदर ले जाने का अमल है। और एक्सपायरेशन जो है इट इज़ बेसिकली लेटिंग आउट ऑफ एयर, लेटिंग आउट ऑफ एयर, हवा को बॉडी से बाहर निकालने का अमल है। लेटिंग आउट ऑफ एयर, हवा को बॉडी से बाहर निकालने का अमल है। तो जब इंस्पायरेशन होगा तो इसका चेस्ट कैविटी पर क्या असर होगा? तो जो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा। इंस्पायरेशन में चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो एज अ रिजल्ट जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो चेस्ट कैविटी का जो एरिया है वो इंक्रीज होगा। एरिया ऑफ चेस्ट कैविटी का एरिया इंक्रीज होगा। और जब एरिया इंक्रीज होगा तो हमने पढ़ा है कि प्रेशर इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय ए। तो प्रेशर जो है इसका एरिया के साथ इन्वर्स रिलेशन है। इसका मतलब यह है कि अगर हम एरिया को इंक्रीज करेंगे, एरिया जब इंक्रीज होगी तो उसके नतीजे में प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा। और जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो एरिया डिक्रीज होगी। तो एरिया इंक्रीज हुआ तो इसका नतीजा क्या निकलेगा
कि प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा। इस रूल को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो चेस्ट कैविटी का एरिया इंक्रीज हुआ, तो जब चेस्ट कैविटी का एरिया इंक्रीज हुआ तो इसके नतीजे में प्रेशर ऑन चेस्ट कैविटी डिक्रीजेज। जब प्रेशर चेस्ट कैविटी पर डिक्रीज हुआ, सीने की जो हला है वहाँ प्रेशर डिक्रीज हुआ, तो इस अल्टीमेट इफेक्ट पड़ेगा लंग्स पर। तो लंग्स में भी प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, लंग्स में प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर इनवर्स रिलेशन है एरिया के साथ, और इसे हमने यहाँ से प्रूव किया। और प्रेशर जो है, प्रेशर लंग्स में भी डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसका रिब मसल्स जो हमारे इंटरकोस्टल मसल्स है, हमने रिब्स पसलियाँ जो है हमारी, मिसाल के तौर पर ये लंग्स हैं, इस तरह मिसाल के तौर पर ये लंग्स हैं। डायग्राम मुझे सही बनाना नहीं आता, तो ये इसके ऊपर इस तरह पसलियाँ अल्लाह ताला ने बनाई हुई हैं। इन पसलियों का क्या काम है, ये लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इन पसलियों के दरमियान मसल्स मौजूद हैं, जिसे हम रिब मसल्स कहते हैं या उसे हम इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इंटरकोस्टल मसल। तो इंस्पायरेशन का इंटरकोस्टल मसल पर क्या असर होगा, तो हम कहते हैं कि जब इंस्पायरेशन होगी तो इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम ये दोनों कंट्रैक्ट होंगे, ये भी कंट्रैक्ट होगा। द रिब मसल्स कंट्रैक्ट इन इंस्पायरेशन, द रिब मसल्स कंट्रैक्ट्स, और डायफ्राम भी कंट्रैक्ट होगा। अब ये डायफ्राम क्या चीज़ है, तो हमारी जो लंग्स हैं इसके नीचे यहाँ एक डोम शेफ्ट गुंबद नुमा स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। एट द लोअर बेस ऑफ द लंग्स देयर इज अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर नोन एज डायाफ्राम। इस थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर को, मसल्स के इस थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर को हम डायाफ्राम का नाम देते हैं, DIAPHARGM, डायाफ्राम का नाम देते हैं। और इस डायफ्राम का क्या काम है, ये लंग्स को ओवर एक्सपेंशन से प्रोटेक्ट करती है। तो जब इंस्पायरेशन होगी तो डायफ्राम कंट्रैक्ट होगा, और जब कंट्रैक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, इट बिकम्स स्ट्रेट या लोअर, हम लोअर लिख लेते हैं। और ये रिब मसल्स क्या होंगे, ये रेस हो जाएंगे, ऊपर की तरफ चले जाएंगे, रेस, इट रेसेस। तो हमने पढ़ा कि जब इंस्पायरेशन होगी तो रिब मसल्स कंट्रैक्ट होंगे, और जब कंट्रैक्ट होंगे तो ये रेस हो जाएंगे, ऊपर की तरफ चले जाएंगे। आप इसका मैकेनिज्म देख सकते हैं। आप डीपली इनहेल करें तो आप देखेंगे कि हमारी ये जो पसलियाँ हैं ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है, और ये डायफ्राम जो है ये किस तरह, इसके जो मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसके नतीजे में ये लोअर हो जाता है और स्ट्रेट हो जाता है। स्ट्रेट, यहाँ देख ले, इस पिक्चर में आप देख ले कि ये लोअर हो गया है और स्ट्रेट हो गया है, किसके नतीजे में, जब इसके मसल्स कंट्रैक्ट हुए। अब हम एक्सपायरेशन को देखते हैं। एक्सपायरेशन क्या है, ये बेसिकली लेटिंग आउट ऑफ एयर है, हमने डिस्कस किया। और एक्सपायरेशन में का चेस्ट कैविटी पर क्या असर होगा, तो जब एक्सपायरेशन होगी तो चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम वो डिक्रीज हो जाएगी, और जब चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी तो इसके नतीजे में क्या होगा कि चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी, तो इसके नतीजे में चेस्ट कैविटी का जो एरिया है, एरिया वो भी डिक्रीज हो जाएगा, एरिया डिक्रीजेस। चेस्ट कैविटी का एरिया डिक्रीज हुआ तो हमने यहाँ पढ़ा कि प्रेशर का एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब अगर हम एरिया को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, और अगर एरिया को डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा। तो चेस्ट कैविटी पर जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, तो इस अल्टीमेट इफेक्ट पड़ेगा लंग्स पर, और लंग्स में भी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जब चेस्ट कैविटी पर प्रेशर इंक्रीज होगा तो उसके नतीजे में लंग्स में भी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, लंग्स में भी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो जब लंग्स में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, तो वो
एयर को, जो एयर लंग्स में मौजूद है उसको एक्सपेल आउट कर देगी, बाहर निकाल लेगी। और इसका रिब मसल्स पर क्या असर पड़ेगा, तो हम कहते हैं कि जब एक्सपायरेशन होती है तो रिब मसल्स बेसिकली ये रिलैक्स हो जाते हैं। रिब मसल्स और डायफ्राम ये दोनों रिलैक्स हो जाते हैं, ये दोनों रिलैक्स हो जाते हैं। रिब मसल ये नीचे की तरफ चले जाते हैं, इट मूव्स डाउन। आप इसका मैकेनिज्म देख सकते हैं, जब आप हवा को बाहर निकाल रहे होते हैं, एक्सहेलेशन फेज में होते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जो रिब्स हैं, जो पसलियां हैं, ये नीचे की तरफ मूवमेंट करती हैं, ये रिलैक्स हो जाते हैं बेसिकली। और इसके दरमियान जो मसल्स हैं वो एक्सपेंड्स हो जाते हैं। और डायफ्राम क्या हो जाता है, डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है। तो जब रिलैक्स हो जाता है तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन अटेन कर लेता है। इसका जो ओरिजिनल पोजीशन है, ये जो गुंबद नुमा स्ट्रक्चर में पहले से मौजूद था, तो ये फिर से गुंबद नुमा स्ट्रक्चर जो है वो अटेन कर लेता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपका इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।